हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, प्लस इसके न्यूमेरिकल जो भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड पूछे गए हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप सभी लेक्चर्स की लिंक चाहते हैं तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसी प्लेलिस्ट में आपको लाइन से सारे लेक्चर मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के, ठीक। और जो भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप YouTube पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बाय अभिषेक साहू, लेक्चर नंबर लिख देंगे तो वो भी बेस्ट होगा। ओके, तो एक और चीज बहुत जरूरी है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने इस सीरीज का जो नाम रखा था वो था प्रहार सीरीज, लेकिन YouTube पर बहुत सारी इस तरह की सीरीज है, तो मुझे लगा कि मैं खुद ना कंफ्यूज हो जाऊं, तो एक अलग सा नाम रख देते हैं जो मुझसे भी कनेक्टेड हो और जिसका कुछ मतलब भी हो। तो भाई इस सीरीज का नाम हम रख देते हैं अचल सीरीज। अचल ही क्यों? क्योंकि जो मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी, मतलब कोचिंग स्टार्ट जो की है उसका नाम भी अचल है, अचल इंस्टीट्यूट। तो भाई उसी के नाम पर हम रख देते हैं अचल सीरीज। तो भाई आपको बताना चाहूंगा कि अचल का मीनिंग होता है डटे रहना, टिके रहना, फर्मली डिटरमाइंड। तो डट करके हम इस पूरी सीरीज को खत्म करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा और आपको मजा आएगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो भाई अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मटेरियल की, किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मटेरियल दूसरे किसी मटेरियल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है। जैसे बलून को बालों से घिस के दीवार पर चिपका दिया तो बलून क्या करा, बलून और दीवार के बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब बलून के पास क्या आ गया, चार्ज आ गया, ठीक। जैसे हमने पढ़ा कि अगर बालों से कॉम्ब को रब करके अगर उससे छोटे मोटे पेपर के पीस उठाना चाहें तो उठ जाते हैं, वो भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब क्यों लगा, क्योंकि उस पेन के पास चार्ज आ गया। हमने देखा कई बार हमारी बॉडी के जो हेयर्स होते हैं, रोम होते हैं, वो टेलीविजन स्क्रीन के पास जाकर के अट्रैक्टेड होने लगते हैं। कभी आपने देखा हो प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हो आप, तो आपने देखा होगा कि जो हाथ के जो रोम होते हैं वो खिंचने लगते हैं, देखा है। तो वो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और क्यों लग रहा है, क्योंकि वो जो चेयर है एयर के फ्रिक्शन के कारण या बॉडी के फ्रिक्शन के कारण चार्ज हो जाती है और फिर हमारे हेयर्स को अट्रैक्ट करती है। तो भाई चार्ज क्या है, चार्ज प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिसके कारण वो मटेरियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है, या अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों हो सकता है। नाउ तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करें तो चार्जेस की बेसिकली तीन मेन प्रॉपर्टी होती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन तीनों को समझेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए जरा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटी होते हैं। मैं आपको दिखूंगा नहीं, लेकिन ये समझना है आपको। दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होती, या कहें कि डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो डायरेक्शन, ठीक। चलिए, इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे करंट वगैरह ना। अभी आप काम की बात सुनो। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास डायरेक्शन होता है और उस डायरेक्शन का इफेक्ट भी होता है। लेकिन अगर हमें स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना है तो फिर क्या होता है कि सिंपल एडिशन होता है। तो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए जो मेथड यूज होता है इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एडिशन। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एडिशन। एल्जेब्रिक एडिशन जो हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं, 2 प्लस का 2 माइनस का 3 जुड़ जाएगा तो माइनस का 1 आंसर आएगा, है कि नहीं, ऐसा होता है। लेकिन वेक्टर एडिशन, दूसरा टाइप का जो एडिशन होता है इसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन क्या चीज है भैया, तो वेक्टर एडिशन में कुछ ऐसा होता है कि डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस साइन लगता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड लगा जाए, 10 न्यूटन का फोर्स साइड लगा जाए, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना हो गया, आपने कहा सर 20 न्यूटन हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड लगाया और 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड लगाया, तो अब इस बॉडी पे कितना फोर्स हो गया, आपने कहा सर 0 न्यूटन हो गया। तो जो फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें आपने कौन सा एडिशन किया, वेक्टर एडिशन। लेकिन चार्ज, अगर मेरे पास एक 10 न्यूटन का चार्ज, मतलब 10 कूलाम का चार्ज है और एक और 10 कूलाम का चार्ज है, दोनों माइनस के हैं, तो कहीं पे भी रखे हो ये दोनों चार्ज मिलकर के -20 कूलाम के ही होंगे,
ठीक, चाहे ये लेफ्ट में रखे हो चाहे राइट में रखे हो, चाहे मोशन में हो या फिर मोशन में ना हो। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जो चार्जेस हैं ये चार्जेस सिंपल वाला एडिशन फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एडिशन, और दूसरा टाइप का होता है वेक्टर एडिशन, वो ये फॉलो नहीं करते। तो अब देखो -10 कूलम और यहां पर +4 कूलम अगर दिया है तो आंसर कितना आएगा, नॉर्मल ऐड करो, नॉर्मल ऐड करने पे -6 कूलम चार्ज नेट सिस्टम पे बचेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो चार्जेस जो होते हैं ये अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करते हैं, और क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती। तो अलजेब्रिक मतलब सिंपल सा ऐड करना। अब उसमें ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि what does Q1 plus Q2 is equal to 0 signifies। एक नंबर में कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है what does Q1 plus Q2 is equal to 0 signify, मतलब Q1 और Q2 is equal to 0, तो इसका मतलब क्या है। तो भाई इसका मतलब पहली चीज तो आप ये समझ जाते हैं कि भाई यहां पर here Q1 and Q2 are equal in magnitude, इन मैग्नीट्यूड, इनकी जो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, इनकी जो वैल्यू है वो सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन बट ऑपोजिट इन नेचर, Q1 और Q2 के वैल्यू तो सेम है कि भाई +10 कूलम, मतलब ये भी 10 कूलम ये भी 10 कूलम, लेकिन ऑपोजिट है नेचर में, एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का। एक तो बात हमें ये पता पड़ती है, दूसरे में ये पता पड़ती है ऑल्सो चार्जेस फॉलो, चार्ज कैसा जो कैसा रूल फॉलो करते हैं, चार्जेस फॉलो अलजेब्रिक एडिशन, ठीक, चार्जेस अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, ये क्लियर हो जाएगा। इस पे कोई बेसिक कोई नॉर्मल जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसका यूज होता है, जैसे आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे, आप जेईई करेंगे, नीट के करेंगे, तो इसका बड़ा यूज है। कहां होगा, ये सारी चीज आपको समझाई जाएगी। अभी हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो जब भी हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक स्टेटमेंट आता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ऐसे होता है। हाँ बोला सर, अभी तो हमारे दिमाग में यही आ रहा है, लेकिन ये बात सही है, लेकिन यहां पर जो है ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कुछ छोटी मोटी चीजें या छोटे मोटे पॉइंट और जुड़ जाते हैं। जरूरत हमें इनकी पड़ती है, जरूरत हमें मेन स्टेटमेंट इसी की पड़ती है, लेकिन ये भी आपको पढ़ लेने चाहिए। हाँ देखो, पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन ऑफ मैटर, ये भी जो है आपके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंडर ही आते हैं, अंदर या अंडर दोनों। ठीक ना, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हम बात करें तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में जो मेन स्टेटमेंट है उस पर ध्यान देना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि भाई द नेट चार्ज, ये देखो किस पे हमने अंडरलाइन किया और किसको क्लोज किया हुआ है, कि भाई द नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब होता है कि काटा पीटी करने के बाद जो चार्ज बचता है दैट इज कॉल्ड नेट चार्ज। मतलब अगर मेरे एक सिस्टम के अंदर +3 कूलम चार्ज है और -1 कूलम चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 2 कूलम। तो नेट चार्ज का मतलब पूरे सिस्टम का चार्ज जोड़ने घटाने के बाद, पूरे सिस्टम का चार्ज जोड़ने घटाने के बाद जो बचता है दैट इज कॉल्ड नेट चार्ज। बोला सर ये बात मत समझाओ, मुझे तो आता है ये। ठीक, तो इसका जो यूज है वो यहां पे होने वाला है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर हम पूरे एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि भाई ऐसा सिस्टम जिसका बाहर से कोई कॉन्टेक्ट ना हो। तो अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, जैसे ये सिस्टम मान लो, तो इस सिस्टम में जो भी चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज क्या होगा, ये चार्ज ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ये सिस्टम के अंदर ही ट्रांसफर हो सकता है। जैसे मान के चलो एक बॉडी ये है, एक बॉडी बी है, ठीक, अब इसके पास जो है माइनस चार्ज है, इसके पास प्लस चार्ज है। तो अभी हम देखें कि इस सिस्टम के अंदर नेट चार्ज कितना है, 0। सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम ये हॉल हो गया, सिस्टम ये बॉक्स हो गया जिसके अंदर ये चार्जेस रखे हुए हैं। तो सिस्टम के अंदर नेट चार्ज कितना है, 0। तो अभी कुछ भी हो जाए, इस सिस्टम के अंदर जो है हमेशा नेट चार्ज 0 ही होगा। ऐसा हो सकता है कि भाई इन दोनों में चार्ज ट्रांसफर हो गया, ठीक, ये दोनों मिल गए, बॉडी न्यूट्रल हो गई, ये दोनों मिल जाएंगे तो माइनस प्लस के मिल जाने से फिर भी नेट चार्ज कितना बचेगा,
जीरो, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, जैसे -1 माइनस +1 कूलम मान लो तो जीरो बन गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये प्लस लगा है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक ना, आइसोलेटेड का मतलब यह है कि बाहर से किसी का कांटेक्ट ना हो। अब बाहर से मान के चलो 1 कूलम का चार्ज और आ गया, तो पहले 0 था, अब मान के चलो एक बाहर से 5 कूलम का चार्ज आ गया, तो बाद में जाकर के +5 कूलम हो जाएगा। तो इस तरह की जो है बात को हमने पहले ही कैंसिल कर दिया। हमने कहा कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड। नाउ अब देखो जरा इसमें पेयर प्रोडक्शन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ही एग्जांपल होता है पेयर प्रोडक्शन। अब ये पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, इसको समझो। पेयर प्रोडक्शन का मतलब है कोई भी चीज जो पेयर में प्रोड्यूस हो रही हो। किसमें, पेयर में, प्यार में नहीं, पेयर में। बात समझ रहे हो, पेयर का मतलब है जोड़े में। नाउ तो अभी एक्चुअल में क्या होता है कि आइंस्टाइन ने एनर्जी मास इक्विवेलेंस दी थी, उनके अकॉर्डिंग जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी भी इक्वल मास में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक, तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए जो गामा रे है, क्या गामा रे जब मटेरियलाइज होती है, मतलब गामा रे जो कि एनर्जी है, जब ये मटेरियल के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम E- से लिखते हैं, और एक पॉजिट्रॉन, क्या, एक पॉजिट्रॉन को E+ से लिखते हैं। क्या बोला मैंने, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पर प्लस। अभी बताता हूं ये क्या होता है, देखो जरा। देखो पॉजिट्रॉन आप ऐसा मान के चलिए एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका मास, हुज मास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन बट चार्ज इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है कि जो इसका पॉजिट्रॉन का है, आप ऐसा पार्टिकल माने कि जिसका जो मास है, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका मास है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन से ठीक ऑपोजिट है। चलिए, तो आपको समझना है कि जब गामा रे फोटोन मैटर के फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनता है। तो हमने तो पढ़ा था कि भाई चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, पढ़ा था, लेकिन सर यहां पे तो पहले चार्ज था ही नहीं। हाँ, अब कैसे चार्ज बन गया? तो इसी स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करता है द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। बोला क्या कि अगर आप इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो नेगेटिव चार्ज बन गया। यहां पे समझ में बोला अरे ये तो पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हो गया, और हमने तो कहा था कि चार्ज के नाइदर भी क्रिएटेड। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझो कि अगर हम इसको एक सिस्टम मान लें, इस पूरे को हमने माना सिस्टम, तो इसके पास नेट चार्ज, मतलब पहले नेट चार्ज कितना था, ओवरऑल 0, और अभी भी नेट चार्ज कितना है ओवरऑल। देखो जरा, एक माइनस बराबर प्लस, तो अभी भी नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज बिफोर एंड आफ्टर इज 0। तो नेट चार्ज क्या है, पहले भी क्या था 0 और अभी भी क्या है 0। इंडिविजुअल नहीं देखना, आपको देखना है नेट चार्ज ऑफ सिस्टम। कुछ बात समझ में आ रही है नाउ? तो इसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो जब चार्जेस पेयर में प्रोड्यूस होते हैं तो वहां भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगता है। बात समझ में आ रही है नाउ? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ही एक एग्जांपल है। नाउ एनिहिलेशन ऑफ मैटर में क्या होता है कि भाई देखो, जब भी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आकर के मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो भाई वहां पर ना एक्सप्लोजन होता है। और एक्सप्लोजन होता है तो वहां पर क्या होता है कि भाई गामा रे फोटोन, मतलब यहां पे गामा रे फोटोन,
ठीक है। तो गामा रे फोटोन मतलब यहां पर जब एक्सप्लोजन होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मिलने से जब एक्सप्लोजन हुआ या जो है हुआ, तो फिर ये जो मैटर था वो इतना जो है खतरनाक एक्सप्लोजन था कि भाई उसके कारण से जो एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी यहां पे निकलेगी। ठीक, एक एक से खैर बहुत तो कुछ नहीं होगा ना, लेकिन यहां पर कहने का मतलब यह कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब मिल जाते हैं तो फिर यहां पर गामा रे फोटोन या कहें कि ये जो मैटर है ये आपका एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कहा गया कि भाई ये तो देखो, ये तो चार्ज डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये चार्ज डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन अगर हम इस सिस्टम में देखें तो ओवरऑल पहले भी नेट चार्ज कितना था, 0 नेट चार्ज, और अभी भी क्या था, अभी भी नेट चार्ज 0 है। तो हो गया ना चार्ज कंजर्व। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा। क्लियर है। नाउ आगे बढ़ जाएं तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। चलिए अभी हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक, देखो जरा, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। क्वांटा का मतलब क्या होता है, क्वांटा मीन्स पैकेट। चलिए अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज हमेशा एक डिस्क्रीट अमाउंट में ही ट्रांसफर होगा, मतलब चार्ज हमेशा एक फिक्स वैल्यू में ही ट्रांसफर होगा, एक फिक्स वैल्यू में ही ट्रांसफर होगा। देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान के चलो कि मुझे अगर कोई भी मैटर को ट्रांसफर करना है, जैसे पानी को ट्रांसफर करना है, तो मैं अपनी मर्जी से एक बार में 1 ड्रॉप पानी डाल सकता हूं, 2 ड्रॉप पानी डाल सकता हूं, एक बार में बहुत सारा पानी डाल सकता हूं। या मान के चलिए मुझे कोई भी चीज जो है ट्रांसफर करना है, भाई मैं खाना खा रहा हूं, मैं खीर खा रहा हूं, ठीक, तो मेरा मन है कि नहीं मुझे खीर जो है ना 100 ग्राम नहीं, मुझे 99 ग्राम चाहिए, तो मैं ले सकता हूं। मुझे 99.5 ग्राम चाहिए तो मैं ले सकता हूं। बोले सर एग्जैक्ट कैसे ले लोगे, तो भाई 99.57 आ जाएगी, 89.28 आ जाएगी, 89.276 ग्राम आ जाएगी। तो मास जो है कितनी भी वैल्यू में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं ना कि उसका मास 59.672 ग्राम था, ठीक, तो हम मास कितना भी, जैसे सोना खरीदते हो, सोना तो ऐसा तो नहीं कि 1 तोला के पास 2 तोले ही मिलेगा, नहीं, आप 1.67 ग्राम भी खरीद सकते हो। तो जो मास जो होता है ना, मास हम कितना भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू में ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स, कोई सर्टेन नहीं होता। लेकिन जो चार्ज है, चार्ज को हम कुछ डेफिनेट अमाउंट में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि अगर, अच्छा आप इतना तो जानते हो कि आप अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करेंगे, एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करेंगे, तो रब करने पे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो एक बॉडी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या देखते हैं कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन कम और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर ये बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज, इसके पास चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, और इसके पास चार्ज आ गया पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए तो नेगेटिव चार्ज यहां पे कम हो गया और प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो चार्ज जो आता है ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से आता है। लेकिन जरा आप सोचिए कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। तो हमने कहा सर या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, या n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि देखो या तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा या 2 होंगे, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होता।
तो फिजिक्स भी यही कहती है कि जब 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो 1.5 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज भी ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.2 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज ट्रांसफर हो जाए, या आपका मन किया तो 1.67 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज ट्रांसफर हो जाए। तो फिजिक्स आपसे यही कह रही है कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के जितना, या तो एक इलेक्ट्रॉन इतना या 2 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। इसी तरह से या तो 3 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, या फिर n इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1.2 इलेक्ट्रॉन 1.3 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज ट्रांसफर हो जाए। तो यह होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज हमेशा पैकेट में ट्रांसफर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का पैकेट, 2 इलेक्ट्रॉन का पैकेट, 1000 इलेक्ट्रॉन का पैकेट, 1001 इलेक्ट्रॉन का पैकेट, लेकिन 1000 और 1001 इलेक्ट्रॉन के बीच वाला चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए हम थोड़ा सा यहां पे आगे बढ़ेंगे। देखो जरा, तो जो चार्ज जो ट्रांसफर होता है इसको मैं कैसे लिखता हूं? मैं इसको लिखता हूं Q इज इक्वल टू NE। E है यहां पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E की E क्या है? चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है इतना। ठीक, चलिए, और n क्या है? n की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 कुछ भी हो सकता है ना। चलिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो माइनस चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो प्लस चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्वांटा के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, या जो है पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं चार्ज की हम बात करें तो। ठीक ना, तो अभी देखिए यहां पर जो लिखा है एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। देखिए जरा, the net charge transferred from one body to another body is always integral multiple of charge on electron। तो भाई इंटीजर क्या होते हैं? देखो n इज इक्वल टू, तो हम यहां पे लिख देते हैं n इज इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये हो सकती है। हाँ, तो n क्या है? इंटीजर वैल्यू है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। इंटीजर का मतलब 1.3 1.6 नहीं है। तो जो चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन जितना, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जितना, या 3 इलेक्ट्रॉन जितना, या n इलेक्ट्रॉन जितना ही ट्रांसफर होगा। कोई बीच वाली वैल्यू यहां से ट्रांसफर नहीं होगी। तो n क्या है? इंटीजर मल्टीपल। हाँ, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 इस तरह की वैल्यू। ठीक, चलिए, तो आई होप आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया होगा कि किसी बॉडी पे जो चार्ज ट्रांसफर होता है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको हम एक बार समझ लेते हैं। चलिए, तो मान के चलो कि Q इज इक्वल टू NE है। अब मान के चलो कि आपको क्वेश्चन मिल गया बहुत बहुत सिंपल सा, कुछ इस तरह का कि भाई आपने क्या किया कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब किया। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसकी डिस्कवरी मिलिकन ने की थी। किसने? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो हुई थी, इसको आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को जरूर मिलेगा। उसमें एक एटमाइजर वगैरह हुआ, केमिस्ट्री में आपको हो सकता है 11th में मिल गया हो। ठीक, चलिए, तो अभी हम बात करेंगे, दो बॉडीज हैं। अब दो बॉडी को हमने रब किया, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमने कहा कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ए से बी में। तो आप ये बताइए कि ए पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। बहुत सिंपल है, वैल्यू पुट करने, जरा आंसर लिखो। व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन ए। देखो भाई, कमेंट आपको करना है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करोगे तो फिर मुझे पता नहीं पड़ेगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो पा रही कि नहीं हो पा रही। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। ये मत सोचो बोला सर आलस आ रहा है, समझे ना। इसलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो कमेंट करते रहें और मुझे भी एनर्जी देते रहें। चलिए भाई, तो देखो जरा, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए पर क्या चार्ज हो सकता है। तो जरा आप सोचिए ए पे क्या चार्ज हो सकता है। तो देखो,
Q इज इक्वल टू NE लगाना है। तो पहली चीज A में से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो A के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? हमने कहा 7 इलेक्ट्रॉन चले गए। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? तो हमने कहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, तो Q इज इक्वल टू क्या है? 7 का इंटू 6 से करोगे तो 112 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस A पर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और B पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी हम जो है लगातार लाइन से आप देखेंगे कि काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आप क्वेश्चन देखेंगे, फिर इस तरह से बहुत सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन क्वेश्चन को करने के बाद क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ अभी हम एक और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, जो क्वेश्चन करा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। नाउ तो देखिए, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू कॉम्ब। हाँ, आपने जो है हेयर और कॉम्ब को रब किया होगा, तो हेयर से कॉम्ब में 10⁻22 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुके हैं। हेयर टू कॉम्ब 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो आपने कहा कि 10⁻22, तो कितने की जो वैल्यू है ना, इसमें हमने बोला कि भाई ये क्या है? n। तो n की वैल्यू कितनी है? 10⁻22। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय कॉम्ब। तो कॉम्ब पर कितना चार्ज आया होगा? तो चार्ज का मतलब हमें निकालना है Q। तो Q इज इक्वल टू आप NE पुट करेंगे और यहां से आंसर आ जाएगा। Q इज इक्वल टू N की वैल्यू 10⁻22, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, ये बन जाएगा। और यहां से आप अगर वैल्यू निकालेंगे तो दिस विल बी योर 1.6 10⁻3 कूलाम। तो किसमें चार्ज जा रहा है? हेयर टू कॉम्ब। तो कॉम्ब में चार्ज जा रहा है, तो कॉम्ब हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और हेयर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। बात क्लियर है? इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस तरह का हो जाएगा। अच्छा देखो, आप समझते हो कि जो कूलाम है, क्या कूलाम जो है, कूलाम चार्ज की यूनिट है कि नहीं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? आपने कहा कूलाम। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि जो चार्ज जो है ना उसकी यूनिट कूलाम है, तो 1 कूलाम चार्ज ज्यादा बड़ा होता है या एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी है, और अगर है तो कितनी बड़ी है? चलिए आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे 1 कूलाम चार्ज इज ग्रेटर देन चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उससे बहुत बड़ा चार्ज होता है एक कूलाम चार्ज। अब कितना बड़ा होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो देखो जरा, हमने लिखा कि चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q इज इक्वल टू NE। तो देखो Q कितना? 1 कूलाम चार्ज। N कितना? तो हमें नहीं पता कि N की वैल्यू कितनी है, हम चेक कर लेते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, चलिए ये कूलाम से ये कूलाम कट गया, तो N की वैल्यू क्या बची? 1 अपॉन ये आ जाएगा नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए नंबर है, चलो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। फिर 16 से ये कटेगा, फिर 16 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये बचेगा 6.25 और मतलब 0. हाँ जी भाई, ठीक है। आप ऐसा कर लो कि ये 10⁻19 ऊपर चला जाएगा और यहां बचेगा ये 0.625। ठीक, बड़ा फेमस सा आंसर है इसका, तो याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻, ये 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो याद रखना कि 1 कूलाम चार्ज ज्यादा बड़ा होता है। और कितना बड़ा होता है? तो एक कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत बड़ा जो है वो 1 कूलाम चार्ज होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो बहुत छोटा होता है। आगे हम बढ़ेंगे इसमें और देखेंगे कि भाई क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉइन टू गिव ए चार्ज इट ए चार्ज ऑफ
प्लस 2.4 कूलाम। देखो तो क्या कहा जा रहा है कि भाई एक कॉइन होगा, एक कॉइन है, अब कह रहा है कि इस कॉइन में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले कि इसके पास प्लस 2.4 कूलाम का चार्ज बच जाए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने मतलब n निकालना है आपको। तो Q दिया है 2.4 कूलाम, 2.4 कूलाम। चलिए कितने, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता ही है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। चलिए कितने मतलब n हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्या हो जाए, Q इज इक्वल टू एन ई, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। वैल्यू पुट करेंगे, Q की वैल्यू क्या है देखो जरा, 2.4 × 10⁻, कुछ नहीं है, अपॉन में क्या है 1.6 × 10⁻19। अब ये ऊपर चला जाएगा तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 24/16 इंटू में आ जाएगा 10⁻+ का 19, और यहां से ये आपका जो है ये बन जाएगा 8 3 जा, ये हो जाएगा 8 2 जा। इसका मतलब है कि 1.5 × 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये मत कहना बोला सर आपने तो कहा था 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अरे 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर हम इसको पूरा लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, इंटू कर दोगे तो इसके आगे 18 जीरो आ जाएंगे। कितनी जीरो आ जाएंगे, 18 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर करने पड़ेंगे अगर आपको चाहिए 2.4 कूलाम चार्ज। तो चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन 75 kg इलेक्ट्रॉन। कहा जा रहा है कि 75 kg इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो सकता है। ये आपको सोचो जरा कि 75 kg इलेक्ट्रॉन 75 किलो के, जैसे मेरा जो वेट है वो मान के चलो भाई कितना है, मान के चलो 70 होगा। तो मतलब अगर मुझे पूरा इलेक्ट्रॉन से ही बना दिया जाए, सिंपल इलेक्ट्रॉन से बना दिया जाए, तो मुझ पर कितना चार्ज आ जाएगा। मतलब आप ये मान के चलो कि जो छुएगा वो ध्वस्त हो जाएगा। समझे ना, जो छुएगा वो ध्वस्त हो जाएगा। 75 kg इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है ये आपको बताना है। तो भाई देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मुझे पता पड़ जाए कि 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 75 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी पता पड़ जाएगा। लेकिन इससे पहले मुझे मास का और इलेक्ट्रॉन का जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। तो देखो मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 9.1 × 10⁻31 kg -31 kg मास होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। ठीक, मैं नहीं दिखूंगा आपको लेकिन ये तो दिख रहा है आपको। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इतना होता है। तो मैं ऐसा कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, चलो मैं इसको बहुत साफ साफ लिखता हूं ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना। तो अगर मैं यहां पे 1 kg की वैल्यू निकालूं तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैंने कहा 1/9.1 को मैं कर देता हूं नीचे, सिर्फ जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना। 9.1 × 10⁻31 इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं मैं साथ में। चलिए इतना हो गया। अब अगर मुझसे पूछे 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन तो 75 kg में कितने हो जाएंगे। तो मैंने यहां पे 75 का इंटू कर दिया, 75 का इंटू कर दिया तो ये बन गया 75 kg। और अगर यहां पे गया है तो यहां पे भी करना पड़ेगा। तो 75 का इंटू यहां पे हो गया। क्या बचा, 10⁻31 को -31 को ऊपर भेज दोगे तो प्लस का 31 आ जाएगा। अपॉन में आ गया 9.1। इस एक डेसिमल को हटाऊंगा तो यहां पे आ जाएगा एक एक्स्ट्रा जीरो। तो 750 × 10⁻31 डिवाइडेड बाय 91। ये क्या आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने केजी में, 75 kg में। अब कुछ भी नहीं करना है, अब कुछ भी नहीं करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, Q इज इक्वल टू एन पुट करो और आंसर आ जाएगा। पूछ रहा था टोटल चार्ज कितना है, तो Q n की वैल्यू 750 × 10⁻31 अपॉन 91 इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो यहां से Q इज इक्वल टू, अगर आप डिवाइड करेंगे 90 जो है, अगर आप डिवाइड करते हैं 750
91 से, तो 91 8 जा, अगर आप देखेंगे 8, चलिए तो इतना हो जाएगा। तो यहां पर ये आपका 2 बचेगा और यहां पर आपके पास फिर से 2 बचेगा, फिर डेसिमल लगाओगे, फिर ये 0 आ जाएगा 27 और ये 8.2 हो जाएगा। तो 182 हो गया ये। फिर यहाँ पे जो है ये बच जाएगा 20 18 38 38, तो यहाँ पे फिर एक 0 आ जाएगी, तो 380 मतलब 91 4 जा, नहीं हाँ जी हाँ 91 4 जा, तो ये आपका 436। चलिए तो ये आपका 8.24 अप्रॉक्स, ये देख लिया ना कैसे डिवाइड हुआ है। तो ऐसे ही कर लिया करो, बाकी कैलकुलेशन अपन जो है बहुत फास्ट तरीके से मोबाइल का यूज करके कर लेंगे। ठीक, चलो तो ये इस तरह से कर लोगे, अदरवाइज वीडियो का टाइम फालतू बड़ा हो जाएगा और आप जो आप तो का है कैलकुलेशन वाला पार्ट है स्किप करते चले जाओगे। हाँ ठीक है ना। चलिए तो 91 को डिवाइड करोगे तो 8.24 आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन वाली मिस्टेक हो तो बता देना जरा कॉमेंट सेक्शन में। ठीक, चलिए तो यहां पर कितना होगा 8.24 इंटू 10 टू द पावर, अरे मर गए, अभी तो 1.6 का और इंटू करना बाकी रह गया है। चलिए तो 31 ये है और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चलिए तो यहां पर अगर हम इंटू कर लेंगे इसको तो 16 4 जा 64, कैरी आई 6, 16 टू 32 और ये हो गया 38। हाँ ठीक, और फिर क्या 3 28 और ये 131 और इसके बाद 3 डिजिट के बाद ये पॉइंट लग जाएगा, तो यहां पर 131। चलिए तो 13.184 इंटू 10 टू द पावर ये तो 12 बचेगा, 10 टू पावर 12, Q इज इक्वल टू 1.318 इंटू 10 टू द पावर, एक कम कर दिया, चलिए इंटू 10 टू पावर 13 कूलम, ये इतना चार्ज हो जाएगा। आप इसको देख लें। अब देखो मैं ये इतना हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब इसके बाद ना कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वाला, आपको बता ही दिया कैसे करना है। बोला सर इतना तो हम जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे तो उनके लिए बता दिया मैंने। तो आप इस तरह से कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। आगे हम बढ़ जाएंगे, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट हम जल्दी से फास्ट ट्रैक मोड में कर लेंगे इसको। चलिए देखो क्या करना है आपको, द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। देखो क्या दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg और 1 kg के पास कितने एटम है, ये देखो जरा 4 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम्स। देखिए जरा, तो 1 kg में कितने एटम है, 4 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम, 20 एटम। चलो ऐसे लिख लेता हूं। नाउ कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम। बोला अगर हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो 1 ग्राम उस मैटर के पास, उस मास के पास कितना चार्ज आ जाएगा। चलिए क्या कहा जा रहा है कि 1 kg में इतने एटम हैं, हर एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो 1 ग्राम के पास कितना आएगा। उसने 1 kg से नहीं पूछा, वो कहता ना कि 1 kg के पास कितना आ जाए। फोन आ रहा है थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। तो देखो 1 kg का कहता ना तो आराम से कर ले, लेकिन उसने कहा 1 ग्राम में कितने एटम जो है एटम होंगे, 1 ग्राम पे कितना चार्ज आएगा अगर हर एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। तो बस देखो अपन सिंपल सी बात है, 1 kg में इतने हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे। भाई देखो 1 kg को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 kg को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1000 ग्राम। ठीक, तो 1000 ग्राम में लिख सकता हूं। तो अगर मैं यहां पे 1 ग्राम की बात करूं तो 1000 जो होगा वो नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब है 4 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम डिवाइड हो जाएगा 1000 से, तो ये बचेगा कि 1 ग्राम में कितने एटम, 4 इंटू 10 टू द पावर 17 एटम हो गए। 1 ग्राम में इतने एटम। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम। ठीक, अगर हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो n की वैल्यू कितनी होगी, जितने एटम है उतनी हो जाएगी। 4 इंटू 10 टू द पावर 17 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए। अगर इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए तो n की वैल्यू मुझे मिल गई। अब कह रहा है कि भाई इसमें से
इफ एन इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम एवरी द चार्ज गेन बाय सॉलिड, तो देखो इतने इलेक्ट्रॉन निकाले गए ना, तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, निकाले गए। चलिए Q इज इक्वल टू N की वैल्यू मुझे पता है 4 × 10⁻17 और यहां पे E की वैल्यू 1 × 10⁻−19 कूलम, क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है Ne। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बढ़िया सा, देखो जरा, तो 16 4 जा 64, तो मतलब 6.4 × 10⁻² कूलम, इतना चार्ज इस बॉडी के पास आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कॉइन इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, वेट 0.75 kg, 75 ग्राम। बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये भी एकदम बढ़िया है, इसके बाद आप हो जाओगे फ्री, समझे? 2 क्वेश्चन में आप फ्री हो जाओगे, लेकिन 2 क्वेश्चन के बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू गाइस। नाउ अभी हम बात करेंगे कॉइन इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। तो हमने माना कि एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम का एक कॉइन बना हुआ है जिसका मास कितना है 0.75 ग्राम। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर बेस्ड और भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम एवोगैड्रो नंबर का जो है यूज करते हैं। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर शेप्ड एंड इट्स डायगोनल मेजर्स 17 mm। तो कह रहा है कि ये जो कॉइन है ना, ये स्क्वायर शेप्ड है और इसका कह रहा है कि भाई जो डायगोनल है वो 17 mm है। चलो छोड़ो, लेकिन देखो चार्ज में साइज का मतलब ही नहीं है। चार्ज में तो एक ही बात है, कितने एटम है कितने इलेक्ट्रॉन है, और एटम और इलेक्ट्रॉन जो है ये मास पे डिपेंड कर रहे हैं, उसके जो है वॉल्यूम पे डिपेंड, मतलब उसके कितनी कोई भी चीज कितने वजन है उसमें, उस पर डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ पे डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है, दिया है भले ही 17 mm, लेकिन उससे मतलब नहीं है। तो ये एल्यूमिनियम है पहली चीज, ठीक, और इसका मास कितना है 0.75 ग्राम। तो कह रहा है वो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितने इसमें प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन होते हैं और 13 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे नाउ। इसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस इज, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो कितने कितने चार्जेस, मतलब 0.75 ग्राम कॉइन में पॉजिटिव चार्ज कितना होगा और नेगेटिव चार्ज कितना होगा, ये मुझे बताना है। बात समझ में आई? तो मैं पता कर लूं कि 0.75 ग्राम में एक्चुअल में कितने एटम होते हैं। जैसे मान के चलो एक एटम है, तो एक एटम में एल्यूमिनियम के एक एटम में 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। बात समझ में आ रही है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है। तो अगर मुझे पता पड़ गया कि इसमें 0.75 ग्राम में एक एटम है, तो इसका मतलब है 13 उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 प्रोटॉन होंगे। 2 एटम है तो 26 हो जाएंगे, 3 एटम है 39 हो जाएंगे। तो मतलब 13 का इंटू करना है, क्योंकि मुझे पता है एक एटम में 13 प्रोटॉन है 13 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं पता कर लेता हूं। तो एक्चुअल में जब भी इस तरह की बात आ जाए कि भाई इतने ग्राम में इतने एटम है, तो क्या करना होता है, हमेशा याद रखो एवोगैड्रो नंबर की हेल्प हमें लेनी पड़ती है। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर के बारे में वैसे तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं बता दूं कि देखो एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है 6.023 × 10⁻23। चलिए अगर आपसे कहा जाए कि कोई मॉलिक्यूल है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो उस मॉलिक्यूलर मास में हमेशा इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अगर हम किसी सिंगल एटम के एटॉमिक वेट की बात करें, एटॉमिक मास की बात करें, तो उसमें कितने, उसमें इतने ही नंबर ऑफ एटम होंगे। ठीक, तो कुछ भी हो जाए, जैसे एक मॉलिक्यूल की बात करें, कोई भी किसी भी उसका मॉलिक्यूल की बात करें, तो जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उतने ही उसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे। चलो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा, जैसे कि ये समझना, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इतना दिया हुआ है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है 26.98 ग्राम। तो हमेशा याद रखिए कि 26.98 ग्राम 26.98 ग्राम एल्यूमिनियम में 6.023 × 10⁻23 एटम होंगे।
बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर इस क्वेश्चन में कह देता आपसे कि भाई एल्यूमिनियम का मास 30 ग्राम है, तो हम लिखते कि 30 ग्राम एल्यूमिनियम में इतने एटम होंगे। अगर इस क्वेश्चन में कह देता कि वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है वो इतना है, तो उतने वाटर मॉलिक्यूल में इतने एटम होते या उतने मॉलिक्यूल होते। तो ये इस एवोगैड्रो नंबर की खासियत है। चलिए, तो 26.98 ग्राम नाउ, तो अभी देखो, तो 26.98 ग्राम एल्यूमिनियम में इतने एटम हैं, तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने एटम हो जाएंगे? तो हमने कहा भाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, और इसमें कितने का डिवाइड हो गया? देखो जरा, 26.98 का डिवाइड हो गया। चलिए, 1 ग्राम में इतने हो गए, तो 0.75 ग्राम में कितने होंगे? तो भाई दोनों साइड 0.75 का इंटू कर देंगे, तो यहां पे आ गया 0.75 ग्राम, और यहां पे कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 26.98 इंटू, यहां पे 0.75 का इंटू किया ना, तो यहां पर भी 0.75 ग्राम का इंटू कर दिया, 0.75 एटम। तो इसका मतलब है 0.75 ग्राम में लिख दो जरा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन 0.75 ग्राम इतने। तो आप जरा सोचो कि मैंने कहा था ना कि अगर 2 प्रोटॉन हो, 2 एटम होंगे, तो 2 में 13 का इंटू कर दो, तो 26 इलेक्ट्रॉन 26 प्रोटॉन हो जाएंगे। एक एटम एल्यूमिनियम का है, तो उसमें 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इतने एटम है, तो एक एटम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.75 ग्राम एल्यूमिनियम। तो देखो जरा यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सिर्फ आपको इंटू कर लेना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैं लिख देता हूं n इज इक्वल टू, यहां पे कितना? 13 का इंटू कर दो, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 26.98 इंटू 0.75 इंटू 13। तो अगर मैं यहां पर n की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो n की वैल्यू निकालने के बाद जो आंसर आ जाएगा, चलो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं थोड़ा सा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, तो ये मुझे मिल जाएगा, वेट, 6.023 करते रहना आप जल्दी जल्दी इसको, इंटू 0.75 इंटू 13 इंटू, चलो डिवाइड करना है मुझे 26.98 का, तो ये मुझे मिल जाएगा 2.176 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने इलेक्ट्रॉन मिल गए। 6.0, हाँ जी भाई देखिए जरा, ठीक है, 6.023 इंटू 0, ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूं, 6.023 इंटू 0.75 इंटू 13, 0.75 इंटू 13, चलिए डिवाइडेड बाय 26.98, ये बन गया 2.176। चलिए, तो अगर मुझे Q की वैल्यू n मिल गया ना, तो मैं Q की वैल्यू निकाल लूंगा। तो Q इज इक्वल टू NE, तो Q इज इक्वल टू n की जगह 2.176 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19, और ये कूलाम। चलिए, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 2.176 में मैं इंटू कर दूंगा 1.6 का, तो ये आंसर आ गया 3.45 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलाम। तो इतना चार्ज हो जाएगा उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स पर इतना चार्ज हो जाएगा। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस में आपका आंसर आ जाएगा। सेम काइंड का एक और क्वेश्चन हमें करना है, इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, उसके बाद हम आपकी कर देंगे छुट्टी। ठीक, चलिए, तो आज इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी एनसीईआरटी, आपकी जो है रेफरेंस बुक के हिसाब से भी ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए, तो आज के लिए आखिरी क्वेश्चन देखिए जरा, इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि ए कप कंटेन्स 250 ग्राम वाटर। देखिए,
फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन कप। देखो आपने कहा सर वाटर है वो तो न्यूट्रल है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कह रहा है, तो वो कह रहा है कि अगर हम सिर्फ प्रोटॉन की बात करें तो कितना पॉजिटिव चार्ज इसके पास होगा। तो एक कप कंटेन 250 ग्राम वाटर, तो कहा जा रहा है कि भाई एक कप में 250 ग्राम वाटर है। अच्छा ऐसा भी है कि आपसे कह देता कि भाई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर। ठीक, तो हम ये मान लेते हैं कि उस कप में खुद से अज्यूम कर लेंगे, अगर हमें दिया ना होता ना कि 250 ग्राम पानी है तो हम खुद से अज्यूम कर लेंगे भाई इस कप में जो है 100 ग्राम वाटर है या 250 ग्राम वाटर है। ठीक, चलिए तो अच्छा अगर ऐसे दे देता कि एक कप ऑफ 250 ml वाटर, ठीक ऐसे दे देता एक कप इज ऑफ चलो ऐसे दे देता एक कप ऑफ वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, देन हाउ मच पॉजिटिव चार्ज इज देयर इन दिस कप। तो आपको समझना है कि देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml। ठीक, और वाटर की डेंसिटी भी कुछ इस तरह से होती है कि भाई 1 ml में 1 ग्राम पानी आएगा, 1 ग्राम वाटर आएगा, इसलिए हम ये सारी चीजें खुद से मान लेते हैं। तो देखो जरा ये चीज आपको क्लियर हुई। चलिए अभी क्या करेंगे, अब आप डायरेक्ट काम की बात पे आए, ये तो नोट कर लिया आपने। चलिए डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं, और काम की बात हमसे कुछ ये कहती है कि भाई हमने मान लिया कि एक कप ऑफ वाटर देयर इज 250 ग्राम पानी की बात कर रहा है कि 250 ग्राम वाटर में कितना वो होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई एक्चुअल में देखो फिर से अब इसे 4 बार सुन दिया तो H2O, वाटर मतलब H2O, तो अगर हम इसके मास की बात करें मॉलिक्यूलर जो है तो कितना हो जाएगा, H2 का मतलब 1 + 1 2 और ऑक्सीजन का कितना 16 ग्राम। तो टोटल मिलाकर के इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो कितना हो गया 18 ग्राम। तो हमने कहा कि एवोगैड्रो नंबर एक फिर से ऐसा नंबर है जैसे 18 ग्राम है ना, और वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल। H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब है कि 18 ग्राम वाटर में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। एवोगैड्रो नंबर जादुई नंबर है, मैजिकल नंबर। ठीक, अगर ऐसा होता ना कि 18 ग्राम नाइट्रोजन होती, 18 ग्राम नाइट्रोजन होती, या जैसे मान के चलो मैंने कहा कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो है 14 हो गया। ठीक, चलिए तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में इतने नाइट्रोजन के एटम होते, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज है, तो 18 ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ये कहता है। चलिए अभी हमने कहा तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो आपने कहा सर 1 ग्राम में हो जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में आ गया 18 मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हो गए। तो 250 ग्राम में कितने हो जाएंगे, तो आपने 250 का इंटू इस साइड किया और 250 का इंटू इस साइड कर दिया, अपॉन में 18, 250 का आपने इंटू किया, तो यहां से ये बन जाएगा इतने मॉलिक्यूल। क्योंकि मैं साथ में लिखता चला जा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो 250 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, लेकिन मुझे अगर ये पता पड़ जाए कि 250 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो एक मॉलिक्यूल में जरा बताओ मुझे कितने इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं। जरा सोचो कि एक मॉलिक्यूल 1 वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक, H2 में 2 एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, और ऑक्सीजन में सॉरी ऐसा बोलना चाहिए 2 हाइड्रोजन है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है, 2 पॉजिटिव इसमें। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन। तो इसमें इस तरह से एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन हो गए। एक मॉलिक्यूल पानी का 1 H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितने, इसमें होगा 10 प्रोटॉन। ठीक, चलिए तो 250 ग्राम में नंबर ऑफ एटम नहीं बोलना चाहिए मुझे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 250 ग्राम वाटर। चलिए तो एक मॉलिक्यूल की जगह मुझे क्या रखना है 10, तो 250 ग्राम में कितने नंबर, तो n की वैल्यू हो जाएगी ना ये मेरे पास, n की वैल्यू, तो n इज इक्वल टू
6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 250 इंटू 1 मॉलिक्यूल की जगह 10 अपॉन में क्या है 18। ठीक, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर स्वाइप कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलिए, तो मुझे यहां पे n की वैल्यू मिल गई। अगर मैं इस n की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो कैलकुलेट करने पर मुझे कुछ ये इस तरह से मिल जाएगा। देखिए जरा, वेट, कैलकुलेट करने पे कुछ ऐसा हो जाएगा 6.023 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18। तो कैलकुलेट करने पे ये आ गया n इज इक्वल टू 83.65 और जीरो कितनी है ये तो हमें लगा लेना है 24 बस। ठीक है, तो n की वैल्यू मुझे पता पड़ गई कि इसमें इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो q इज इक्वल टू, अगर मैं ne पुट करूंगा तो यहां से q की वैल्यू आ जाएगी 83.65 इंटू 10 टू द पावर 24 और यहां पर ये हो जाएगा n की वैल्यू है 1.10⁻⁻19 कूलाम। तो यहां पर जो q की जो वैल्यू है इसमें अगर हम n का जो है 1.6⁻⁻19 इंटू कर देंगे तो 83.65 इंटू 1.6, चलिए तो ये आ गया 133.84 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलाम। और अगर मैं इसको इस डेसिमल को यहां पे शिफ्ट कर दूं तो ये मैं इसको लिख सकता हूं 1.33 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलाम। सो इतना पॉजिटिव चार्ज होगा इन ए कप ऑफ वाटर। हाँ, कितना? इन ए कप ऑफ 250 ग्राम वाटर। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेकिन आप चाहते हो कि ये वीडियोस आगे बढ़े, आप चाहते हो कि ये सीरीज लगातार इसी तरह चलती रहे, मुझे और ज्यादा एनर्जी और जोश आए, मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आप अपने साइड से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इन वीडियोस को जितने भी आपके पास फ्रेंड्स हो उन सभी को इस वीडियो की लिंक कॉपी करो, इसको शेयर करो, कम से कम 10 स्टूडेंट तक तो शेयर करना। भाई 2 फ्रेंड हो आपके, 2 तक शेयर करो, ताकि देखो ये वीडियोस अगर आगे पहुंचेंगी तो जो बच्चों का कमेंट आता है बोला सर आपका चैनल बाद में मिला, तो चैनल उनको पहले मिल जाएगा। और ये वीडियोस जब कुछ स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगी तो इन वीडियोस को बनाने की जो मेहनत है वो सफल हो पाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी मेहनत को जरूर सफल करेंगे और मैं आपके लिए इसी तरह से इस सीरीज को कंटिन्यू रख के आपकी फिजिक्स में भरपूर मदद कर पाऊंगा। क्लियर है? और हां, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकॉन जो है, घंटी वाला बटन जो नहीं दबाया है, इसको दबा दो, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन नहीं जाएंगी तो आप इस सीरीज से वंचित रह जाओगे। ठीक, तो आपको नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर से प्रेस करना है, बेल आइकॉन को, क्योंकि सब्सक्राइब का सही मीनिंग जब है जब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इन वीडियोस की सभी लिंक्स आपको जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से चेक कर लें। और हां, किसी वीडियो को छोड़े ना, सभी वीडियोस देखें, आपको मजा आएगा। ये वीडियोस आपके 12th के लिए, जेईई नीट सबके लिए हेल्पफुल है।